हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी नाइस। अरे आपको मेरी साउंड? यस और नो? जल्दी बताओ। चलो, कौन कौन आ चुका है अभी? स्मिता, गोपाल, चलो, प्रतिमा, ऋषिकेश, प्राजक्ता, जयश्री, साईनाथ, पूजा। ये बच्चा आज पहली बार दिख रहा है मुझे, पूजा। स्मिता, मानसी, ईश्वरी, सचिन। सचिन भी मुझे आज पहली बार दिख रहा है। गोपाल, जयेंद्र। कल कहीं गुम हो गया था जयेंद्र। ओके। अच्छा, आसपास वालों को भी उठा के लेके आ गए ना आप लोग। वेरी नाइस, चलो। गुड। ठीक है। यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। वेरी नाइस, मतलब आपके कान और आंख सही है। वेरी नाइस। चलिए। ओके। तो आज का सेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी सेशन है। इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एमओटी, को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। मुलिकन एंड हुंड, इन लोगों ने एमओटी दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये थियरी जो है वो जो चीजें वीबीटी नहीं समझा सकती, या फिर वीएसईपीआर जो नहीं समझा सकती, वो चीजें जो है वो ये एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है वो समझा सकती है। ठीक है। चलिए, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है इसका आइडिया आया कहां से, या एमओटी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कहां से? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि बीबीटी ने धूम मचा के रखी थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी ने धूम मचा के रखी थी। सब दूर वीबीटी वीबीटी छाया हुआ था। सब लोग सारे प्रॉपर्टीज जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, वो वीबीटी से निकालते थे। ये बोले स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में वीएससीपीआर ने जो है धूम मचा के रखी थी। मगर एक मॉलिक्यूल ऐसा आया कि जिसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में वीबीटी जो है वो गलत था। वीबीटी के हिसाब से किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर इवन, तो वो कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक होता है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है। एंड इफ द टोटल, if the total electrons are odd, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड है तो आपको मिलता है वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, राइट। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है तो डायामैग्नेटिक, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहां पे ऐड ये बात करता हूं ऑक्सीजन के लिए O2, तो O2 में O प्लस O मतलब 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इवन है, तो वो क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक होना चाहिए। नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 7 प्लस 7 14, मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन 1 प्लस 1 2, डायमैग्नेटिक होता है। अच्छा, NO की बात करते हैं, NO, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक होता है। ClO2, मैंने बताया था ना, ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड होता है, वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। तो वीबीटी जो है वो मैं बोल रहा था इस तरह से, सारी जगह पे, सब दूर, पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी थी उसने, और वीसीपीआर ने तो गदर मचा दिया था। मगर ऑक्सीजन ने उन दोनों को हरा दिया। ऑक्सीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है, वो डायामैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है।
तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है वो ना तो वीबीटी समझा सकता है ना तो वीएसईपीआई समझा सकता है, कुछ नहीं, दोनों में से कोई भी सिंपल ऑक्सीजन को समझा नहीं पाता है ना। तब इस ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए अब रेस्क्यू में आ गए मुलिकन हुंड। मुलिकन हुंड दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो कि इन सारी थियरीज के क्या थे, पप्पा थे, डैडी थे उन सबके। बहुत ही बढ़िया थियरी है ये, मस्त थियरी है। लॉजिक इतना अच्छा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा डायरेक्टली डिसाइड मत करो कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है। आप पहले ये चेक करो कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं, क्या वो लोअर एनर्जी लेवल में है या फिर हायर एनर्जी लेवल में है। तो किसी को समझा नहीं, सब लोग सर खुजाने लगे, ये क्या होता है हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल कैसे होता है। अब देखना एक्सप्लेनेशन सुनना बराबर से। देखो हमारे पास है हाइड्रोजन एटम और यहां पे है दूसरा हाइड्रोजन एटम। ये दोनों एटम जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, मान लो यहां पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स को मैं लेके आ गया और यहां पे मैंने उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तब इस प्रोसेस के दौरान इन दोनों के इन दोनों के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट स्पिन वाले जो है वही एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी वीबीटी ने बोला ही था, वैलेंस बॉन्ड थियरी में तो यही बोला गया था, है ना। इसमें नया क्या बोला उसने, तो उसने ये बोला कि भाई साहब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट नहीं होता तो क्या होता। तो पहले हम अपोजिट वाली कंडीशन सोच लेते हैं। इन दोनों के लिए ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। इन दोनों 1s ऑर्बिटल के लिए हम वेव फंक्शन लिखते हैं यहां पे साइन। साइन जो है वो है वेव फंक्शन, साइन वेव फंक्शन है। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो अपोजिट है तो अपोजिट स्पिन वाले के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब यहां पे साइन 1s दूसरे साइन 1s के साथ कंबाइंड होके साइन एमओ बनाएगा। ये एओ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एओ है और यहां से क्या बन जाएगा, एमओ बन जाएगा। ये साइन एमओ बन गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। और अगर इन दोनों में से एक का स्पिन पॉजिटिव हो दूसरे का भी पॉजिटिव, मतलब दोनों का स्पिन अगर सेम है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। यह मैं अट्रैक्शन के लिए प्लस साइन शो कर रहा हूं और रिपल्जन के लिए माइनस का साइन शो कर रहा हूं, समझा ना इतना। प्लस साइन का मतलब है अट्रैक्शन और माइनस साइन का मतलब है रिपल्जन। तो इन दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है। तो वहां से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसको बोलेंगे हम साइन स्टार एमओ, इसको लिखेंगे साइन स्टार एमओ। इसको बोला जाता है बॉन्डिंग, इसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ और इसको बोला जाता है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करती है, दो ऑर्बिटल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब एक दूसरे के साथ वो जुड़ते हैं तब बीएम बनता है, यानी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि एबीएमओ जो है वो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। अच्छा, अब एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। लेट द एनर्जी ऑफ दिस टू ऑर्बिटल्स 5 किलो जूल। इन दोनों की एनर्जी जो है वो मान लो कि 5 किलो जूल है इंडिविजुअली। अब क्या होता है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है बेटा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, हमेशा रिलीज करता है। तो अब ये जो एमओ बन गए उसका एनर्जी हो जाएगा 8 किलो जूल, मतलब ये 5 और ये 5 तो इनका हो गया 8 किलो जूल। ये क्या हो गया, इन दोनों से यानी टोटल से कम हो गया। तो 2 किलो जूल जितनी एनर्जी जो है, 2 किलो जूल जितनी एनर्जी जो है वो कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई या सराउंडिंग में चली गई, ठीक है।
इसलिए क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। देखो वापस, पहले ही हम बता चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। वही चीज यहां पे भी आ गई। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, ये दोनों 5 किलो जूल 5 किलो जूल है, दोनों का 5 5 किलो जूल है। यहां पे जो एनर्जी बनती है वो कितनी बन जाती है, 12 किलो जूल बन जाती है। अरे बाप रे, ये 5 + 5 यानी 10 नहीं, 10 से भी ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ, इसमें बाहर से एनर्जी इसमें ऐड की गई 2 किलो जूल। तो अगर एनर्जी बाहर से ऐड हो रही है, इसका खुद का ही एनर्जी 12 किलो जूल हो जाता है, तो ये क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ये बॉन्ड को क्या कर देगा, उल्टा तोड़ देगा। मतलब यहां पे बने हुए बॉन्ड को भी ये तोड़ देगा, क्योंकि इनका टोटल एनर्जी 12 किलो जूल है। तो ये एनर्जी इसको मिल जाएगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये भी अलग हो जाएंगे, और ये भी, दोनों हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ही होता है कि ये कितने कितने बनते हैं, ये बनते हैं 50-50। मतलब दोनों हाइड्रोजन में 50-50 पॉसिबिलिटी है ना, 50-50% पॉसिबिलिटी है कि दोनों के स्पिन जो है वो क्या हो, अपोजिट हो। दोनों हाइड्रोजन के स्पिन अपोजिट हो, ऐसी 50% पॉसिबिलिटी है। और 50% पॉसिबिलिटी यह है कि दोनों का स्पिन क्या हो, सेम हो जाए। सेम होने वाली और अपोजिट होने वाली पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, 50-50 है, क्योंकि दो ही स्पिन है ना, एक अपोजिट, एक एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो 50-50% पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी क्या हो जाए, या बीएमओ बने या फिर एबीएमओ बने। इसको रिप्रेजेंट कैसे करा गया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि आपका ये 1s ऑर्बिटल है, ये आपका 1s ऑर्बिटल है। तो एक एनर्जी लेवल जो है वो 1s से कम दिखाओ, और एक एनर्जी लेवल है वो 1s से ऊपर दिखाओ। 1s से नीचे दिखाने का मतलब है वो बीएमओ है, और 1s से ऊपर दिखाने का मतलब है वो क्या है, एबीएमओ है। और यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होगा, नीचे। तो नीचे वाली ऑर्बिटल को दिखाने के लिए हम ऐसे यहां पे बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, और वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे भरा जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में। वो तो ऑलरेडी अफबाउ पाउली और हुंड रूल जो है वो तो है ही ना। तो एमओटी में जो इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फिल करा जाता है वो अफबाउ पाउली और हुंड वाले रूल से ही फिल किया जाता है। ओके, तो ये है, इतना पार्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला पार्ट भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1s1 1s1 है, और उसमें से जो बनने वाला H2 है वो ये है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल H2। इज इट ओके? तो इसको बोला जाता है एमओटी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं इसको, राइट? इज इट ओके? ये एबीएमओ है और नीचे जो है वो बीएमओ है। ओके, चलो अब, अच्छा आप क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट फर्स्ट इज T2G एंड सेकंड इन EG। नहीं, नोप। मानसी, लोअर T2G और हायर EG, नहीं 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 नहीं, गलत है, ये गलत कंसेप्ट है। नहीं जयेंद्र, ये गलत है। नो, यहां पे EG T2G है ही नहीं, ये डी ऑर्बिटल थोड़ी ना है। आप तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में चले गए। ये एनर्जी लेवल नहीं है, अरे ये एनर्जी लेवल है, ये वो वाला स्प्लिटिंग नहीं है। EG T2G स्प्लिटिंग होता है बेटा, ये तो एनर्जी लेवल है। ये दोनों कहानी अलग है बच्चा, गलत है बेटा आपका। EG T2G नहीं बेटा, ये एबीएम और बीएमओ है। गॉट इट? ओके, नाउ अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और आगे चेक करते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन के लिए आपको एमओटी डायग्राम बना के दे दिया। अब चेक करते हैं हीलियम के लिए। ओके, ये क्लियर है? 10 सेकंड दे रहा हूं चलो इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
चलिए हीलियम के लिए बनाते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2। चलिए तो इसके लिए मैं एमओटी डायग्राम बना रहा हूं फटाफट। ये 1s2, ये भी 1s2, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल, ऐसे दिखा दो। एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल। यहां पे हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे, इसमें से भी एक नीचे, इसमें से एक ऊपर, इसमें से भी एक ऊपर। ये यहां पे है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम AsPdF से दिखाते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा 1s, सिग्मा 2s ऐसे दिखाते हैं। सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ये सारे जो है वो क्या है, बॉन्ड्स हैं। मतलब ये आपके मॉलिक्यूल बनने के बाद, मॉलिक्यूल बनेगा तभी बॉन्ड होगा ना, है ना। एटम में तो बॉन्ड ही नहीं होता, तो एटम के लिए होती है SPDF ऑर्बिटल्स। और जब मॉलिक्यूल बनता रहता है तो वो क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाती है, sp sp2 sp3। तो वहां पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई। तो लोअर एनर्जी को यानी BMO को बोलेंगे विदाउट स्टार, BMO विदाउट स्टार। ABMO जो है वो क्या है, स्टार वाला। ठीक है। अब देखो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, हीलियम की बात कर रहा हूं, हीलियम की बात कर रहा हूं। ठीक है। और यहां पे ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम है, और यहां पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 है। ठीक है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इन दोनों ABMO इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इनकी एनर्जी की वजह से ये बना हुआ बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इन लोगों ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मतलब हीलियम में पहले बॉन्ड बना था और आखिर में वापस बॉन्ड टूट गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हीलियम और हीलियम के बीच में कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब Ha2 इज नॉट पॉसिबल। हमेशा हीलियम क्या होता है, अकेला ही रहता है, He के फॉर्म में होता है, मोनोएटॉमिक होता है, वैसे डायटोमिक नहीं हो सकता। तो He2 पॉसिबल नहीं है। He2 पॉसिबल नहीं है, यहां से देख सकते हो बॉन्ड बना, बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक और तरीका भी है इसको निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस ABMO। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इन ABMO। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BMO में कितने 2 और ABMO में कितना 2, तो 0। बॉन्ड ऑर्डर 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, हीलियम एटम के फॉर्म में ही रहता है। इज इट ओके, ये क्लियर है सबको। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 0 आता है, तो इसका मतलब वो आपका बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब आपके एटम्स एटम के फॉर्म में ही है, वो मॉलिक्यूल बना ही नहीं है। इज इट ओके, ये क्लियर है। तो ये बात चल रही थी हीलियम के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्बन। सीधा कार्बन पे कूदते हैं हम। हीलियम के बाद वो लिथियम वगैरह का कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, सीधा हम कार्बन पे जंप करते हैं, है ना, जैसे ये एमओटी डायग्राम और अच्छे से समझ में आ सके। इसको भी आप लिख लो यार, मैं पूरा बोर्ड चाहिए होगा मुझे। लिख लिया, 10 सेकंड चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके हो गया 10 सेकंड। चलो नाउ फॉर द कार्बन। कार्बन के लिए पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p4, यह है C2। C2 के लिए बना रहे हैं, तो एक कार्बन का होगा 1s2 2s2 2p4 2p2 6 है ना, एक कार्बन का ये हो जाएगा। अब यहां तो 1s ऑर्बिटल भी है, 2s भी है, 2p भी है,
तो इसको कैसे आप अरेंज करोगे? चलिए, तो इसका मैं आपको एमओटी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। वन एस, टू एस, टू पी। ये सामने सामने है, हाँ। वन टू एस के सामने टू एस, टू पी के सामने टू पी, वन एस के सामने वन एस। चलिए, अब इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। चलिए, इसको जोड़ दो। गॉट इट? हम सारे ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सिग्मा वन है, सिग्मा स्टार वन है, सिग्मा टू है, सिग्मा स्टार टू है। ओके, यहां पे ये दो ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं। ओके, चलिए, अब ये कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बीच में मैं कार्बन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये एओ एओ है और बीच में जो है वो एमओ है। ओके, सो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, दोनों कार्बन के लिए मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। फाइन, चलिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करना शुरू करते हैं। 1s2 2s2, चलो जल्दी। हाँ, मार्कर का भी आवाज आ रहा है और आप लोगों का भी आ रहा है। जल्दी फोकस करो पढ़ाई पे। देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर। चार इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दो नीचे दो ऊपर, यानी इसका एक नीचे एक नीचे, इसका एक ऊपर, इसका एक ऊपर। मतलब यहाँ पे दो दो चार इलेक्ट्रॉन, तो बीच में चार हो जाने चाहिए। राइट, इसका नाम है सिग्मा वन एस, इसका नाम है सिग्मा स्टार वन एस। ये आपकी ऑर्बिटल है सिग्मा टू एस, इसका नाम है सिग्मा स्टार टू एस। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर। ठीक है, अब दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड पे, तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ गया, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ जाएगा, यहां से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। मतलब मैं यहां पे कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ये इस तरह से आ गया और एक यहां पे आ गया। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे। तो ये ऑर्बिटल्स हैं पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और इसका नाम है सिग्मा टू पी जेड। क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने सिग्मा टू पी जेड क्यों लिया? तो आपको याद है कल मैंने बताया था, कन्वेंशनली ये ले लिया गया है कि जेड एक्सिस क्या है, बॉन्ड एक्सिस है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर इतना? राइट, तो बस मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अब फिल कर दिए हैं। अब आप देखना, हाँ, अब आप देखना बराबर से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। पहले तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको, डायरेक्ट चेक करते हैं हम कि यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ये ऑर्बिटल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यस, ये दोनों क्या कर देंगे, उस बॉन्ड को वापस ब्रेक कर देंगे। ये दोनों क्या करेंगे, वापस बॉन्ड बनाएंगे। ये सिग्मा स्टार क्या करेगा, वापस बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी में तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बना है। यहां पे देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे ऊपर कोई है बॉन्ड तोड़ने वाला, यहां पे कोई स्टार में नहीं। ये सिग्मा स्टार टू पी जेड है, ये पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई।
स्टार वाले में कोई नहीं है, देखा, स्टार वाले में कोई नहीं है, मतलब इसको बॉन्ड तोड़ने वाला कोई नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। C2 में, ये C2 जो है वो कार्बन, कार्बाइड का कार्बन है, ये कार्बाइड है, ये कार्बाइड के फॉर्म में है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए तो मैंने यहां पे 2 ही बॉन्ड बनाया, अदरवाइज कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ BMO माइनस ABMO, राइट, BMO माइनस ABMO। तो कैलकुलेट करके बताओ BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। BMO मतलब, BMO मतलब विदाउट स्टार, विदाउट स्टार में कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन विदाउट स्टार में है, माइनस 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार वाले में है, यानी ABMO में है। तो 4/2 कितना हो जाएगा, यहां पे बचेगा 4/2, तो कितना हो गया 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। डेफिनेटली कार्बन कार्बन में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और C2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि किसी भी कंपाउंड में पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसी भी कंपाउंड में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई। कौन सा कंपाउंड बनता है, सिग्मा या पाई, कौन सा कंपाउंड होता है। ओ वेरी नाइस। चलो, पहला क्वेश्चन है, स्मिता ने पूछा है, कैन एग्जिस्ट इन नेचर, यस, कार्बाइड है, और बनाते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम कार्बाइड, सारे कार्बाइड्स बन सकते हैं। उसी से तो हम मैंगो, बनाना, ये पपीता, इन सारी चीजों को पकाने के लिए यही तो यूज होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कार्बाइड से तो वो राइप होते हैं। हाँ, तो एग्जिस्ट करते हैं वो। चलो, सिद्धि पहले सिग्मा बनता है, गोपाल सिग्मा बनता है, मानसी सिग्मा बनता है, प्रतिमा ने कुछ आंसर नहीं दिया, स्मिता सिग्मा, जयेंद्र सिग्मा बन रहा है, प्रतिमा सिग्मा बन रहा है, वरुण सिग्मा बन रहा है, प्राजक्ता सिग्मा सिग्मा सिग्मा, स्मिता as a primary axis for the formation, so the sigma bond should be formed. अच्छा, अच्छा, मगर ये गलत है, ये तो VBT से आपने निकाला ना, VBT से आपने बोला ना कि दोनों ऑर्बिटल्स एक ही जगह पे होती है। जनर क्या बोल रहा है, क्योंकि वो एक्सिस में होता है, और वो ठीक है, इथिलीन इज यूज्ड फॉर द एसिटिलीन, यस, एसिटिलीन यूज्ड फॉर द लाइपनिंग ऑफ फ्रूट, यस। कार्बाइड, कार्बाइड पानी में डालते हो तो वो एसिटिलीन में कन्वर्ट होता है, CaC2, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड पानी में डालोगे एसिटिलीन बनेगा, राइपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट के लिए काम आता है CaC2। स्टोन कलर का पाउडर होता है, ग्रेस कलर का पाउडर होता है, ग्रेश उसका टिंट होता है। ठीक है, चलो आते हैं वापस यहां पे। देखो, यही तो है कहानी, आप लोग बोल रहे हो सिग्मा 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 बॉन्ड, अब सब लोग गलत हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई दोनों में से कोई भी बन सकता है। आप जो सीख रहे हो ना, या फिर दिमाग में जो है ना, वो सिर्फ VBT से सीख रहे हो। MOT आपको ये बताता है कि पहले पाई बॉन्ड भी बनता है, देखो आप, ये बॉन्ड ब्रेक बना, ब्रेक हुआ, बना, ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड तो यहां तक ब्रेक हो गया सब कुछ। ये देखो, ये पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये पाई की वजह से बना हुआ बॉन्ड है, ये भी पाई की वजह से बना हुआ बॉन्ड है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स हैं बेटा, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। यहां पे सिग्मा बॉन्ड तक तो कहानी पहुंची ही नहीं है, यहां तक तो अभी इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट।
तो ये आपके दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। तो दो एग्जांपल याद रख लो, B2 NC2 बोरोन B2 एंड कार्बन 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 यानी C2। B2 और C2 दोनों में पहले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बाद में सिग्मा बनता है। और एक नहीं, दो दो पाई बॉन्ड बनते हैं, बाद में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? राइट, दैट्स व्हाई द MOT थियरी इज इंपॉर्टेंट, not only for the paramagnetic diamagnetic nature but also the formation of bond, which type of bond should be formed. This can be explained with the help of this energy level. राइट, एनर्जी लेवल से हम पता कर सकते हैं कि पहले सिग्मा में पाई में गया या फिर सिग्मा में जाता है। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया सबको? ये मैंने C2 के लिए बताया है। नाउ लेट अस चेक अबाउट N2 और O2 के लिए डिस्कशन करते हैं। चलो मिटा दे इसको, C2 वाला पूरा मिटा दें, N2 के लिए बनाना। ये आ गया ना समझ में? ओके, यहीं पे बगल में N2 के लिए बना देता हूं मैं फटाफट। N2 1s2 2s2 2p3 7 होता है एक नाइट्रोजन का, तो 2 2 एंड 3 7। ओके, चलिए अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, यानी इसका मेमोटी डायग्राम बनाते हैं। कान बंद। ओके, दिवाली पे ऐसे रॉकेट फोड़ते हो ना, है ना, ऐसे फायर क्रैकर्स, ये स्पेशल उसका ही साउंड है। चलिए अब बनाते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए 1s एंड 1s, दिस इज 2s एंड 2s, 2p एंड 2p। ठीक है, चलिए इसके लिए बना लेते हैं हम। नहीं आने दूंगा आवाज, है ना, वो तो आपको मैं टीज करना चाहता था, इसलिए मैंने आवाज की थी वो। अब ये पेन ऐसी है जिसमें आवाज नहीं हो रही है और मैं थोड़ा ध्यान से लिख रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स के कान जो हैं वो अच्छे रहने चाहिए। देखो, हाँ तो फेंक दिया ना मैंने। सर आप मार्कर का कुछ तो करो था, फेंक दिया ना, वो फेंक दिया ना, ये वाला रखा ना मैंने, ये रहा अच्छे वाला। ठीक है, but you are considering the first bond definitely the sigma bond in formation but later। हाँ ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा मगर जब ये जेड जेड ओवरलैपिंग होगी तो। आप पहले अपने कमेंट्स का कुछ तो करो प्रतिमा। हाँ वेरी नाइस, चलो शिल्पा, वेरी गुड, नाइस पंच। चलो अब सब लोग आ जाओ यहाँ पे, बातें बंद, झगड़ा बंद। लॉकडाउन खोलने के बाद जब एक दूसरे को मिलो ना, तब एक दूसरे के बाल नोच लेना ऐसे करके, है ना, मगर अभी यहाँ पे ग्रुप पे झगड़ा मत करो। ये ऐसा ही है आप लोगों का, आप लोग ऐसा ही है जैसे वो कहीं कैंटीन वगैरह में कोई मिलते हैं ना, कॉलेज वगैरह की, तो ऐसे दो लोग, अरे मैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो मुझे, पकड़ो ना मुझे, मत पकड़ो, किसी ने पकड़ा नहीं होता फिर भी बोलता है छोड़ दो मुझे पकड़ो, है ना। तो ये आपका वही है, यहाँ पे सब लोग झगड़ा करोगे, लाइव चैट में सब लोग ये करो वो करो, सब लोग करते रहोगे, मगर जब साथ में मिलोगे ना तब कुछ नहीं करोगे, है ना। तो अब बस चुप सब लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो अब। ओके, चलिए प्रतिमा बेटा गुस्सा मत हो, गुस्सा हेल्थ के लिए खराब होता है। एंगर इज इंजूरियस टू हेल्थ। चलो हम नाइट्रोजन के लिए बना रहे हैं, जल्दी, इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। ये नाइट्रोजन एटम के लिए है, नाइट्रोजन एटम के लिए है, और बीच में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है। ये एओ है, एओ है, बीच में एमओ है। ओके, अब देखो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, राइट। ओके, अब मैं इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इन ऑर्बिटल्स में फिल करना शुरू करता हूं। हाँ,
एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा ऊपर। ठीक है, अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक नीचे, यहां से भी एक नीचे, यहां से दूसरा नीचे, यहां से दूसरा नीचे, यहां पे हमारे पास जो है वो इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं। गॉट इट? अब क्या हो गया देखो यहां पे, अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। इस जगह पे हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लगा दिया। चलो, गॉट इट? अब ये तो जानते हो, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब यहां तक की कहानी तो न्यूट्रल हो गई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में यहां तक की कहानी न्यूट्रल है, बनाएगा तोड़ेगा, बनाएगा तोड़ेगा। अब इसके लिए चेक करो, ये है आपका पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y). इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सेम एनर्जी लेवल में है, इसलिए इक्वल टू। ये आपका है सिग्मा 2p(z). अब देखो इसमें क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड बने और एक क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। वो इस तरह से बनता है, पहले 2 पाई बनते हैं, बाद में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूं तो हाफ BMO माइनस ABMO। हाउ मेनी BMOs आर देयर? BMO मतलब विदाउट स्टार, 2 2 2 2 2, यानी ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जो है वो BMO है, माइनस ABMO कितने हैं स्टार वाले, 2 2 4, 4 जो है वो क्या है, स्टार वाले ABMO है। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3। इज इट ओके? ये समझ में आ गया सबको? अब हम, ये नाइट्रोजन के लिए था, अब मैं ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूं। नाइट्रोजन तक देखो, कार्बन में भी क्या था, ऊपर 1 2, 1 2 नीचे, यहां भी 1 ऊपर 2 नीचे, मतलब अब तक जो है वो सेम चल रहा है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, मेरे पास अच्छी फैसिलिटी है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पे O2 के लिए। O2 का मैं एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पे होंगे 2 और नीचे यहां पे हो जाएगा 1। इज इट ओके? ये ऑक्सीजन के लिए है। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए, 14 से ज्यादा हो जाए, तो इमीडिएटली ये जो ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से ये एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एंड देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर बिकॉज मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 बोले तो टोटल, हाँ, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 7 + 7, राइट। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए तो क्या हो जाएगा, अप टू 14 तक क्या होता है, देयरफॉर मतलब 1 2 1 2, 1 2 2 1 2 2, देयरफॉर। और उससे अगर ज्यादा हो जाए तो देयरफॉर बिकॉज, देयरफॉर सिंस, अदरवाइज देयरफॉर बिकॉज, अदरवाइज देयरफॉर सिंस, राइट। ये क्लियर हो गया? ये आपका देयरफॉर सिंस है और वो आपका देयरफॉर है। गॉट इट? ये मैं बात कर रहा हूं यहां पे O2 के लिए, ये O2 की बात चल रही है यहां पे। 1:2:2p4, 1:2:2p4, बाकी सारा कहानी ऐसा ही है। चलिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं, जल्दी फटाफट। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, चलो कहानी खत्म हो गई। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे ले लिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसका भी चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो ये स्टार वाली ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और वो भी अनपेयर्ड है। देखा, अनपेयर्ड है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आपको पता वैसे ही चल जाएगा। बनाएगा तोड़ेगा, बनाएगा तोड़ेगा, बनाएगा बनाएगा बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो, ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन की तरह, एक सिग्मा 2 पाई, मगर ये एक पाई बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो जाएगा, तो एक पाई बचेगा और सिग्मा बचेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 2। इज इट ओके? तो टिल 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर बिकॉज, और इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर। ये ट्रिक तो अच्छी थी ही, एक और ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो कि यूनिक है, वो सम्राट सर्स टेक्निक है। भूल जाओ बाकी सारी चीजों को, आपको डायग्राम ये सारे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या फिर पाई बॉन्ड भी। देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन में पहले सिग्मा बना, बाद में पाई बॉन्ड बना, देखा ना आपने? तो यहां पे ऐसा हो सकता है। अब देखो, अब मैं एक यूनिक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम में आएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी बच्चे ने मुझे शायद जानवी मुझे 2-3 क्वेश्चन भेजे थे, उसका आंसर ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा। तो जानवी बेटा देखो, आप, मैंने वहां आपको बोला था कि मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो, जब भी आपके पास इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे वो ट्रिक लिख देता हूं। कोई भी स्ट्रक्चर आ गया, कोई भी कंडीशन आ गई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक चीज याद रखो कि नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 14। तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। ये एसएसटी है, सम्राट सर्स टेक्निक, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 13, 12, 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 का मतलब है लास्ट में आप हीलियम तक पहुंच गए। अब ये वाला याद रखो, नाइट्रोजन के लिए याद रखो, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, ये 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होता जाएगा, ये हाफ हाफ से कम होता जाएगा, 0.2, 2.5, 2.0, 1.5, 1, ये 0.5 और ये 0। उसी तरह से ये 2.5, ये 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0, है ना? अभी हमने क्या बताया था, बेरिलियम क्या होता है, Be2 पॉसिबल था क्या? Be2 लिखा था ना मैंने अभी, Be2 बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 बेरिलियम लगा दो, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी 8। 8 के लिए क्या आता है बॉन्ड ऑर्डर, 0, मतलब Be2 अवेलेबल नहीं है, बनता ही नहीं है, बी होता है सिर्फ। अच्छा, नियोन के लिए चेक करो, नियोन, एक नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। तो Ne2 के लिए चेक करना है ना, Ne2, तो Ne2 में क्या हो जाएगा, N2 की तरह, Ne2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएंगे, 20 के लिए 0, Ne2 भी कभी भी बनता नहीं है। चलो O2 चेक करते हैं, O2 में क्या होता है, O2 में क्या होता है, O2 में क्या होता है, 8 + 8, 8 + 8 मतलब 16, 16 बोले तो 2, होगी कहानी खत्म। किसी के लिए भी पूछा जाए, सिर्फ ये नहीं, अब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे N2- के लिए, O2+ के लिए, N2+2 के लिए, O2+2 के लिए, ऐसा किसी के लिए भी पूछा जाए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 2 हटा दो, 16 में से 2 गया, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो कितना हो गया, 14, मतलब O2+2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड होंगे, 3। O2+ में कितने बॉन्ड होंगे,
3 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 18 में से 2 हटा दिए तो 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इज इट ओके? नाउ सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो यहां पे N2 है, तो N2 में क्या होता है 7 + 7 यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 - 1 मतलब एक और ऐड कर दो तो 15 हो गया। तो N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। O2 प्लस 8 + 8 16, 16 से एक निकाल दिया 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 15 के लिए 2.5 N2 + 2, N2 + 2, तो N2 में क्या होता है 7 + 7 यानी 14, 14 में से 2 गया तो 12, 12 के लिए क्या होता है 2, तो N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ये है हमारा ट्रिक। 14 से शुरू होता है, 14 से याद रखना है, नाइट्रोजन N2 14, ठीक है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, उससे कम करते जाओ इलेक्ट्रॉन्स या बढ़ाते जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का चेंज इसमें होता जाएगा। इज इट ओके? किसी को इसमें कोई दिक्कत है बेटा? थैंक यू वेरी मच बच्चा सिद्धि ये हमेशा लेक्चर में भी मुझे ब्लेस करती रहती थी, ब्लेसिंग्स देती थी। वेरी नाइस, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम लोग आज यहां पे हैं और आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना? ओके, एक और चीज बताता हूं, इसमें एक्सेप्शन बताता हूं बेटा, इसमें एक्सेप्शन क्या है बताता हूं। एक ही एक्सेप्शन है खैर, और वो आज दिन तक एक बार भी NEET या जेई में नहीं पूछा गया है। ये एक्सेप्शन आज तक नहीं पूछा गया है, एडवांस में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है? वो एक्सेप्शन याद रख लो। देखो अब मैं आपको हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड NO और CO के लिए बताने जा रहा हूं। सॉरी, NO and CO। NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा 7 + 8 यानी 15, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5। वेरी नाइस, तो आपका जो NO है, NO में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। ओके, कोई दिक्कत नहीं। CO में क्या होगा, C में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 8, कितना हो गया 14। वेरी नाइस, 14 के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। नाइस, मतलब आपका ये जो CO है वो CO ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट? C ट्रिपल बॉन्ड हो, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है N डबल बॉन्ड हो और डॉट, ये 2 बॉन्ड है और ये हाफ बॉन्ड है, मतलब 2.5 बॉन्ड हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं CO+ लिखूं, अब सुनना बराबर से, हाँ ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये SST में नहीं आता, ये एक ही याद रखना है। तो CO में क्या होता है बेटा, CO में 6 + 8 यानी 14 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस कर दिया मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13। 13 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था 2.5, मगर इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3.5, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर 3 भी नहीं, 3 से भी ज्यादा हो जाता है 3.5। बस ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, CO में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाता है CO+ में, CO में तो 3 है, CO में कोई दिक्कत नहीं है, NO में कोई दिक्कत नहीं। चलो NO+ बनाते हैं, तो NO+ में क्या होगा 15, 15 एक हटा दिया कितना हो गया 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, N ट्रिपल बॉन्ड O, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं, 14 वाला वही बनेगा। एक ही जगह ऐसी है जहां पे ये एक्सेप्शन है, और वो है CO+। CO+ के लिए हो जाता है 3.5 बॉन्ड ऑर्डर, बस इतना ही याद रखो 3.5। रीजन इसके लिए क्या है, रीजन ये है कि इसका जो ये सिग्मा 2pz वाला, ये सिग्मा स्टार 2s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन प्लस जब बनता है तब निकलता है, ये इजेक्ट होता है,
2s2 में से, यानी ये सिग्मा 2s वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है, सिग्मा स्टार 2s वाला। मगर खैर वो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक यही नहीं पूछा गया है, तो सिग्मा स्टार 2s से निकालने का तो कैसे पूछेंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए CO प्लस तो मजा आ जाए। CO प्लस जो है वो 3.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। गॉट इट? ये क्लियर हो गया बच्चा? कोई दिक्कत यहां पे? चलो, वेरी नाइस। तो एमओटी डायग्राम के लिए और एमओटी के लिए जो भी मुझे चीजें थी बतानी थी, तो यहां पे मैंने बता दी। मिटा दे इसको। ना, ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, एक नहीं। एक क्वेश्चन तो यह है कि ऐसा पूछा गया था, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2, O2 प्लस 2। इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था। इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, किसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो हमने कल आपको एक सीक्वेंस बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल। सो जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा, और बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैंने सीक्वेंस पूरी लिखी थी ना, याद है ना, कल लास्ट टाइम मैंने बताया था, पूरा एक सीक्वेंस था, लास्ट में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा था यहां पे मैंने कहीं, राइट। उसको ध्यान में रखते हुए इसका मुझे सीक्वेंस बना के बताओ, इसका सीक्वेंस बना के बताओ। अभी जो मैंने ट्रिक बताई, उस ट्रिक से आप इसके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी आर प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी आर प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल। चलो बनाओ फटाक से।
ओके, काफी टाइम ले लिया, चलो फटाफट इसके लिए बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो यहाँ पे कितने, इसका कितना हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे वापस लिख दें 14 13 12 11 15 16 17, 2.5 2 1.5, ये 2.5 2 एंड 1.5, इतने में खेलना है हमें। टोटल इलेक्ट्रॉन 16, 16 का मतलब 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 में से एक गया तो 15, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 माइनस 2, 16 में एक और ऐड कर दिया तो 17, मतलब 1.5, और 16 में दो ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा 18, 18 का मतलब 1, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस 2 यानी 16 में से दो हटा दिए तो 14, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी O2 प्लस 2 की, उसके बाद है ये 2.5 वाला यानी O2 प्लस, उसके बाद है ये 2 वाला मतलब O2, इसके बाद है ये O2 माइनस 1, और लास्ट में आएगा O2 माइनस 2। इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है O2 माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब इसको दिखाता हूं क्या क्या होता है, इसके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बटा, ये पेरोक्साइड है, O2 माइनस 2 मतलब पेरोक्साइड, ये दो ऑक्सीजन पे -1 -1, दोनों ऑक्सीजन पे -1 -1 होता है, याद रख लेना, दोनों हाइड्रोजन पे +1 +1। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ये है आपका O2 यानी KO2, इस पे हर एक ऑक्सीजन पे ऐसे होता है, इसमें क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड देखो, जबकि इसमें 1.5 बॉन्ड होता है, तो ये के ओ सिंगल बॉन्ड O.5, हर एक ऑक्सीजन पे -12 होगा, वैलेंसी होगी इसकी, यानी इसका चार्ज होगा -12 ये O2 है, ये तो आपको पता ही है, O डबल बॉन्ड हो, ये O2 प्लस है, O2 प्लस में कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5, और ऊपर प्लस चार्ज है और इसके साथ आ जाएगा Cl, मतलब ये ClO2 है, ClO2 इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 का मतलब इसमें कितने बॉन्ड हैं, O2 माइनस 2 में कहा गया, सॉरी O2 प्लस 2, 3 बॉन्ड्स हैं, और इसके ऊपर चार्ज है +2, मतलब इसके साथ हम दो क्लोरीन को जोड़ सकते हैं, Cl2O2, है ना, Cl2O2 हो जाएगा। गॉट इट, ऐसे कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये आपका ऑड नंबर ऑफ ऑक्साइड, ये तो ऑक्सीजन है। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया। क्या पूछ रहे हैं आप जयेंद्र सर, व्हाट इज द परफॉर्मिक एसिड, अच्छा परफॉर्मिक एसिड का मतलब जिसमें ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो, यह है परफॉर्मिक एसिड, HC ट्रिपल OH, HC ट्रिपल OH, ये होता है पर एसिड, पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड भी होता है, पर बेंजोइक एसिड, मतलब यहां पे 3 ऑक्सीजन, C ट्रिपल OH, COOH नहीं, C ट्रिपल OH, क्योंकि इसमें एक होता है पैराफॉक्साइड यानी पेरोक्साइड, इसमें भी एक पेरोक्साइड होता है, इसमें भी एक पेरोक्साइड है। ओके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेयर विनेगर, बेयर विनेगर एक रिएक्शन है, बेयर विनेगर, ये बेयर विनेगर रिएजेंट है पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और रिंग अगर है, साइक्लिक कंपाउंड है अगर, तो साइकिल में जहां भी C डबल बॉन्ड O होता है, मान लो मैंने लिखा है यहां पे साइक्लो साइक्लोपेंटेनॉन डबल बॉन्ड O, साइक्लोपेंटेनॉन है, तो इसका काम है इस CO के बाद में यहां पे ऑक्सीजन ऐड कर देना, वो यहां पे ऑक्सीजन ऐड कर देता है, और ये बन जाता है 6 मेंबर रिंग।
6 मेंबर रिंग बन जाती है, यहां पे बन जाएगा एस्टर, ये कीटोन से कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। तो पैरोक्साइड का काम होता है ये आपका बेयर विनेगर रिएक्शन में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे कि सीओ हो गया या फिर नाइट्रो हो गया, तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन और उसके बीच में होता है ऑक्सीजन का इंसर्शन, इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन, बेयर विनेगर रिएक्शन है ये। गॉट इट? ये पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर फॉर्मिक एसिड। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है जो भी काफी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे जैसे मैंने नाइट्रो ये ऑक्सीजन का सीक्वेंस बनाया ना, यानी O प्लस O माइनस, ऐसे ही मैं नाइट्रोजन का सीक्वेंस बना सकता हूं, N माइनस N प्लस, इस तरह से। तो उसमें आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है और वही उसका स्टेबिलिटी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर है हां, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। कैसे, चेक करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले रहा हूं, हाइड्रोजन ही ले रहा हूं, मैं सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूं। ये 1s है, ये 1s है, यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, मतलब ये H माइनस है और ये H एटम है, और इससे मैं बनाना चाहता हूं H2 माइनस। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मतलब सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और इस सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 माइनस 1/2, यानी हाफ। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ। तो फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है। हमने क्या करा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए वापस बताता हूं, हमारा फॉर्मूला है BMO माइनस ABMO। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और ABMO में कितने हैं, 1। तो हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5। बॉन्ड ऑर्डर यहां पे हो गया 0.5। ठीक है। अच्छा, ये आपका H2 प्लस के लिए था। अब देखना, हाँ सुनना बराबर से। अब मैं इस हाइड्रोजन को एक्साइट करता हूं, मतलब कि इस पूरे मॉलिक्यूल को ही क्या करा जाता है, एक्साइट करा जाता है। अल्टीमेटली एटम को एक्साइट किया तो एक्साइटेड एटम इसके साथ रिएक्ट करके इस मॉलिक्यूल को भी क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। अब जैसा ही एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंचेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, जंप करके ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब अब क्या हो गया, ये तो पहले की बात थी, अब क्या हो गया, नाउ इन एक्साइटेड स्टेट व्हाट हैपन, बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 1 minus 2 means minus half is equal to minus 0.5। तो एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, -0.5 हो जाता है, माइनस हाफ हो जाता है। तो नेगेटिव वाला भी बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन भी नहीं, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन वाला बॉन्ड ऑर्डर भी पॉसिबल है, कोई भी बॉन्ड ऑर्डर आप बना सकते हो, मगर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जा सकता है 4 तक। 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं, है ना। और ऐसे रोडियम वाले ऐसे कई सारे कंपाउंड है, RH रोडियम वाले, डाई रोडियम टेट्राक्लोराइड जैसा ऐसा कंपाउंड है जो आपको 4 यानी 4 बॉन्ड बना के दे सकता है। आपको पता है ना बेटा, 4 बॉन्ड हो सकते हैं। एक सिग्मा, सिग्मा हमेशा एक ही होता है, सिग्मा एक से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 पाई, 3 बॉन्ड हो गए, और एक डेल्टा, याद आया, मैंने बताया था ना वो डेल्टा बॉन्ड वाला, वो ऐसे जुड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार वाला बॉन्ड जो है वो क्या है, डेल्टा बॉन्ड है। याद आया ना, है ना। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक डेल्टा बॉन्ड होगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है, उसमें 4 बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। तो बॉन्ड ऑर्डर 4 तक जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए यहां पे बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव भी पॉसिबल है। इज इट फाइन? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये चीजें थोड़ी दिमाग में रखना, और चीजें ज्यादा पूछी जाती है। नाउ दी
Last phase of this chapter is hydrogen bond. Hydrogen bond. H bond. हाइड्रोजन बॉन्ड में पहले भी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कब बन सकता है, कब पॉसिबल है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर फोन कॉल के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, तो वो सामने फोन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। यहां पे कुछ भी लगा हो, यहां पे मान लो कार्बन लगा है, तो भी अगर फोन कॉल के साथ हाइड्रोजन है तो वो इनमें से किसी के साथ भी, इसके साथ भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये वाला भी, कहीं पे भी ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये भी कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, मगर सामने सीएल नहीं होना चाहिए। बस फोन कॉल के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए और सामने सिर्फ फोन होना चाहिए, है ना। आप अगर फोन कॉल करोगे तो सामने वाले के साथ सिर्फ फोन होना चाहिए ना। वो भी अगर आपको कॉल करेगा, आप भी उसको कॉल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कॉल लगेगा ही नहीं, दोनों का एंगेज आएगा, है ना। तो फोन कॉल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और सामने सिर्फ फोन होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चीज को मैंने बताया था। अब इस पे थोड़ा हम और आगे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट, अगर आपको अगर आपको हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन करने के बोला जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। यहां पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं एच बॉन्ड। एच बॉन्ड को मेनली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो इंटर इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, अच्छा, इंटरमॉलिक्यूल को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो होमोन्यूक्लियर या होमो एटॉमिक और दूसरा है हेट्रो एटॉमिक। ये कुछ नया नहीं है, मैंने अभी यहां पे बता दिया। होमो एटॉमिक का मतलब है यहां पे हाइड्रोजन जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सामने भी वो हाइड्रोजन उसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे जो कि यहां पे ऑलरेडी अटैच्ड है, यानी दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है होमो एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहां पे ऑक्सीजन है और सामने अगर फ्लोरीन है, मान लो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा हिट्रो एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे दिखा देता हूं मैं, होमो एटॉमिक में क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है और सामने भी क्या है, फ्लोरीन ही है, तो ये होमो एटॉमिक है। मगर अब यहां पे ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, मगर सामने वो आ जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए बहुत ही एक पॉपुलर एग्जांपल है, वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें क्या होता है, यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल भी लेता हूं मैं यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए, और वो एग्जांपल है सेलिसाल्डिहाइड। सेलिसिलिक एसिड का ही अल्डिहाइड, सेलिसाल्डिहाइड, याद आया, ये सेलिसाल्डिहाइड है। सेलिसाल्डिहाइड, ठीक है ना, सेलिसाल्डिहाइड। नेक्स्ट, ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि यहां पे आपके पास हो फ्लोरीन और यहां पे है OH। इस तरह की कंडीशन है, उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों OH हो जाए तो दोनों OH के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। देखो,
अगर हमारे पास चलो इसका मैं दिखा देता हूं, बाद में दोनों OH चेक करते हैं। ये है आपका फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरोफिनॉल, और दूसरा कंपाउंड है आपका यहां पे ये OH, और ये भी OH। ठीक है, इस तरह का कंडीशन है। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं, वो मुझे चेक करना है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कि जो दोनों कंपाउंड है, मतलब ये हाइड्रोजन और ये C डबल बॉन्ड O, ये दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी वो सेम पेरी प्लेनर होना चाहिए। पेरी प्लेनर का मतलब है सेम प्लेन में होने चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो किसके लिए पूछा जा चुका है, इसके लिए पूछा जा चुका है। चलिए, यहां पे ऐसा पूछा गया है कि क्या इस कंपाउंड में, क्या इस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? बताओ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको लग रहा है इसमें पॉसिबल होगी? यस और नो? ग्लाइकॉल के लिए पूछ रहा हूं, ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल, बाद में उसके लिए बात करेंगे। जल्दी बताओ, ग्लाइकॉल में इंट्रा, मतलब ये वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं? स्मिता का आंसर यस, गोपाल का आंसर यस, ऋषि प्रसाद यस, ओके। सिद्धि नहीं, जयेंद्र यस, जयेंद्र डोंट नो सर, एज आई डोंट नो दी प्लेन ऑफ ग्लाइकॉल। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, कई लोग आंसर्स आ गए हैं, तो आगे चेक करते हैं। देखो, आपको प्लेन चेक करना है, तो प्लेन कैसे चेक करोगे? तो आप देखो, ये वाला कंपाउंड आपका बेंजीन है, इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब वो क्या होगा? प्लेनर कंपाउंड होगा। sp2 हमेशा प्लेनर होता है, sp हमेशा प्लेनर होता है, sp3 जो है वो नॉन प्लेनर है। तो ये वाला आपका sp है, sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, मतलब ये जैसे है वैसे ही ये CO भी क्या होगा, उसी प्लेन में होगा। और यहाँ पे OH, तो हाँ ये OH भी सेम उसी प्लेन में हो सकता है। तो इनके बीच में कभी ना कभी तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसमें भी चेक करो, फ्लोरीन भी उसी प्लेन में होगा, ये OH भी उसी प्लेन में होगा, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है। इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलता है, इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या मिल रहा है मुझे? फ्लैट है, यानी इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये प्लेनर हो सकता है। इसके लिए चेक करो। चलो, इसमें ये क्या होता है,
ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दो हाइड्रोजन जो है वो यहां पे है, एक OH यहां पे है, इसका एक OH यहां पे होगा, ये HH यहां पे होगा। तो पहली बात तो ये दोनों जो है वो सामने सामने आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड है, और हमेशा कोशिश ये होती है कि ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से रहे। इसका मैं सोहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देता हूं। एक OH यहां पे है, दूसरा ये OH यहां पे है, एक OH यहां पे, एक OH यहां पे। अगर ये इस तरह का स्टेगर्ड फॉर्म हो जाए, ये स्टेगर्ड फॉर्म अगर हो जाए, तो इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और इसका स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इसी तरह का होता है। तो अगर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है, तो आपको पहले उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ और बाद में चेक करो कि वो एंटी है, स्टेगर्ड है, क्या ये स्टेगर्ड पोजीशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कहानी हो रही है? यस, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इज इट ओके? तो आपको पता है ना, ये न्यूमैन और स्टेगर्ड या न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ये काम में कब आता है? बनाने के लिए तो हम बना लेते हैं, काम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आता है। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ और चेक करो कि कौन सा जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, क्या इसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक दूसरे के साथ क्या करें, अट्रैक्शन शो करें, तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो है। मगर एक चीज और देखना, हाँ, इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, 6 लोग इन्वॉल्व है ना, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये 6 मेंबर वाला रिंग बनाता है, 6 मेंबर रिंग बनती है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनती है, तो स्टेबिलिटी इसका क्या होता है, कम होता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, करेक्ट, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब इसका स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, कम होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें कितने मेंबर जो है वो इन्वॉल्व हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इसको मान लो यहां से बॉन्ड बनाते हो, है ना, यहां से बॉन्ड बनाते हो, तो चेक करो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर इन्वॉल्व है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर इन्वॉल्व है, तो इसके लिए भी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज इट ओके? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप उसमें 6 मेंबर रिंग बनती है या फिर 5 मेंबर रिंग बनती है। तो क्वेश्चन है, सो हाउ वी कुड नो दिस? ओके, अभी के लिए तो आपको यही याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली कि 6 मेंबर बन रहा है और सामने फोन कॉल है या नहीं, बस इतना याद रखो। फोन कॉल है नहीं वो याद रखो, और कितना वो बन रहा है उतना याद रखो, बस दैट्स ऑल। और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं वो आप याद रख लो। गॉट इट? अदरवाइज आपको ये हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में आपको इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए, वो अगर अगर बना सकते हो आप तो हो जाएगा, मगर उसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसे 2 3 एग्जांपल याद रख लो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, सैलिसाइल्डिहाइड हो गया, ये 2 फ्लोरोफिनॉल हो गया, इनफ है। ये इसमें इंट्रामोलिकुलर स्टेगर्ड वाला हो गया, ऐसे एग्जांपल्स याद रखो बस। इज इट ओके? डन? तो ये बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। चलिए अब बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है और मेटालिक बॉन्ड है क्या? देखो, मेटालिक बॉन्ड में आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है कर्नल और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी भी मेटल के लिए बात करते हो, मान लो मैंने सोडियम मेटल ले लिया, तो सोडियम मेटल के पास इनर ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाहर की ओर 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिटल को छोड़ के जो बीच वाला पार्ट है उसको बोला जाता है कर्नल, उसको बोलते हैं कर्नल, इसको कर्नल बोला जाता है। और ये बाहर का जो है वो क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसको दिखाते ऐसे हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन। यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन कर्नल, यहां पे है, इसको बीच में दिखा देता हूं मैं, ये कर्नल्स यहां पे आ गए और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो कॉलोनल वाला कर्नल नहीं है, आर्मी वाला, आर्मी नहीं वाला कॉलोनल नहीं है ना, ये कर्नल है, कर्नल है ये। यहां पे कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही स्टिफ, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला ये बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ही पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब इस स्ट्रक्चर को, इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये मॉडल का नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दरिया की तरह है, ओशन की तरह है, और बीच बीच में क्या है, यहां पे कर्नल्स जो है वो एम्बेडेड है, उसके अंदर वो घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। इससे आप मेटल की सारी प्रॉपर्टी समझा सकते हो। मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, मतलब कि यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे धक्का मारेगा, इसको यहां धक्का मारेगा, यहां धक्का मारेगा, यहां पे आ गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब ये क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का जो नेचर है, कंडक्टिविटी जो है, वो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये हीट को ट्रांसफर करता है, मेटल हीट को ट्रांसफर करता है। तो मान लो इस चीज को आप यहां से गर्म कर रहे हो, यहां पे बर्नर लगा के मैंने इसको गर्म किया, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा ना, तो ये कर्नल जो है वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, कर्नल का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट हो रहा है। ये वाइब्रेट होते होते क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और उसके बगल वाले कर्नल्स को वाइब्रेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करेगा। मतलब ये वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो कहां तक, एंड तक जाएगी। तो आप अगर यहां पे टच करोगे, यहां पे अगर आप टच करोगे तो आपको क्या लगेगा, थर्मोमीटर रख दिया मान लो आपने यहाँ पे इस मेटल की सरफेस को टच करके मैंने थर्मोमीटर रख दिया, तो इस थर्मोमीटर पे मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां की गर्मी यहां तक कैसे पहुंची, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती होती यहां से यहां तक पहुंची। और धीरे धीरे होता है, इसको गर्म करोगे तो इमीडिएटली गर्म नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर बाद, फ्रिक्शन ऑफ टाइम के बाद ये वाली चीज जो है गर्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इमीडिएटली होता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ क्या करना था, टक 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 पुश करना था, इसको पुश किया और आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल की। तो इसको अगर आप यहां पे, इस मेटल को यहां पे मैं काम कर रहा हूं, इसके ऊपर जोर से मैं हथौड़ा मार रहा हूं, ये थॉर का हथौड़ा है, थॉर का ये हथौड़ा है, इसको मैं यहां पे मार रहा हूं, इसके ऊपर मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले लेयर क्या होते जाएंगे, खिसकते जाएंगे, ये वाला लेयर खिसक के नीचे आ गया, ये वाला लेयर धीरे धीरे ये नीचे आता जाएगा, और ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये कर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, मगर वो क्या होता जाएगा, जो है वो फैलता जाएगा, उसके ऊपर आप मार मार के उसको ऐसे फैला सकते हो, या फिर ऐसा खींच के दोनों साइड से हम उसको खींचेंगे तो क्या हो सकता है, इसका लेयर जो है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वन बाय वन लेयर जो है वो कम होता जाएगा, और आप उसको डक्टाइल या फिर आप उसको मेलेबल बना सकते हो। इज इट ओके, ये समझ आया। तो ये मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो भी क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी है मेटल का, वो भी इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी है, मेटल जो है वो शाइनी होता है, मतलब उसका लस्टर प्रॉपर्टी होता है। ये लस्टर प्रॉपर्टी भी क्यों होता है, क्योंकि जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है या फिर कोई भी लाइट इसके ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, ये जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे, इस फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे, और एक्साइट होके
वापस जब डी एक्साइट होंगे, यानी ऊपर जाके वापस जब नीचे आएगा, जो लोग ऊपर जाते हैं वापस नीचे आते ही है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस डी एक्साइट होता ही है, राइट। वो ग्रेविटेशन की वजह से नहीं होता, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे नहीं आता, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा तो भी वापस आएगा, वो ग्रेविटेशन यहां पे नहीं लगता। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, यानी एनर्जी गेन करके एक्साइट होगा, एनर्जी लूज करके डी एक्साइट होगा। जब वो एनर्जी लूज करेगा तब वो क्या करेगा, शाइनिंग शो करेगा, है ना, तब इसलिए वो क्या होता है, शाइनी होता है। तो सारी प्रॉपर्टी मैं ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। और ये है मेटेलिक बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड। इज इट ओके? ये क्लियर है यहां तक, ये सारी चीजें? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इतना ही है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डिटेल में है, और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुके यहां तक, कल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, अगर आपको पढ़ाई करके आना है तो आप देख सकते हो, केमिकल बॉन्ड के बाद मैंने यहां पे मोल कंसेप्ट डाला हुआ है, तो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं फटाफट। मोल कंसेप्ट के बाद हम चीजें बता देंगे उसका, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन।